नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। हर महीने के अंतिम रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी और डीडी चैनलों पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का ये 81वां एपिसोड है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका दौरे, क्वाड और यूएन बैठकों को लेकर देशवासियों को विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आज ही अपनी 4 दिन अमेरिका यात्रा से वापस आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। इस भाषण में प्रधानमंत्री ने कोरोना, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर विश्व बिरादरी के सामने भारत की बात रखी थी। न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले सालों में भारत अमेरिका संबंध और भी मजबूत होंगे। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनजीए में भाषण के अलावा प्रत्यक्ष क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसके अलावा मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ ही अपने ऑस्ट्रेलियाई और जापानी समकक्षों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोकतंत्र की ताकत का जिक्र किया, तो साथ ही अफगानिस्तान की महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की भी चर्चा की। पीएम ने आतंक पर जमकर प्रहार किया और संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने की सीख दी। पीएम मोदी ने भारत सरकार की ओर से लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने, सर्व समावेशी विकास, 36 करोड़ से अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा की भी चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि भारत ने 3 करोड़ घर बनवाकर होमलेस परिवारों को होम ऑनर बनाया है। प्रदूषित पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान पर भी प्रधानमंत्री ने बात करी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व का हर छठा नागरिक भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। उन्होंने कोविन का भी जिक्र करा और दुनिया के वैक्सीन निर्माताओं को भारत आकर वैक्सीन का निर्माण करने का आमंत्रण भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जैसे 12 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगाया जा सके। एक और एमआरएनए वैक्सीन और अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि हमने जरूरतमंद देशों को वैक्सीन की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। पीएम ने अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दिवसीय अपनी अमेरिकी यात्रा के बाद वो कल स्वदेश लौटेंगे। वहीं कल सुबह 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी बुधवार को 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका रवाना हुए थे। इस यात्रा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात, व्यक्तिगत रूप से पहले क्वाड नेता शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया। पीएम रविवार को जब स्वदेश लौटेंगे तब अपने साथ 157 प्राचीन कलाकृतियों और वस्तुएं लेकर आएंगे। अमेरिका ने इन कलाकृतियों और वस्तुओं को प्रधानमंत्री को भेंट किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इनमें से अधिकतर कलाकृतियां और वस्तुएं 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की हैं। वहीं पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकृति को लौटाने के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया है। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चोरी, अवैध व्यापार और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है।
प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकास खंड में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद संगम लाल गुप्ता के पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि कांग्रेसियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद सांसद संगम लाल गुप्ता की कई गाड़ियों को पथराव और लाठी डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मारपीट की इस घटना में कई कार्यकर्ताओं और पुलिस के कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। सांगीपुर विकास खंड में आयोजित आरोग्य मेले में बीजेपी सांसद के पहुंचने पर हंगामा हो गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा मोना पहुंचे थे, लेकिन दोनों दलों बीजेपी समर्थकों और कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई और अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि कांग्रेसियों की संख्या अधिक होने के कारण भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सांगीपुर ब्लॉक परिसर में चल रहे गरीब कल्याण दिवस पर आयोजित जन आरोग्य मेले में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मारपीट के बीच बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता को जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं दोनों तरफ से आधा दर्जन कार्यकर्ताओं और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। ये घटना सांगीपुर विकास खंड के अंतर्गत की है, जहां बीजेपी सांसद पर हुए हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, भाजपा सरकार में जिस तरह सरेआम हिंसा को प्रोत्साहन संरक्षण दिया गया है, उसका खामियाजा आज उसके ही सांसदों विधायकों को भुगतना पड़ रहा है। ये अपने जनप्रतिनिधियों तक को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था फरार है। जन आक्रोश का हिंसक होना अच्छा नहीं होता। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, वहीं कई सांसदों और विधायकों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हिंसक माहौल हो गया है। वहां पुलिसकर्मी भी है, जबकि इस झड़प में पुलिसकर्मी और आधे दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, उसके बाद जमकर मारपीट हुई। सांसद संगम लाल गुप्ता समेत कई लोग घायल हो गए हैं। संगम लाल गुप्ता को इस मारपीट से बचने के लिए जान बचाकर भागना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा थे, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के संबोधन के बाद भारत की ओर से राइट टू रिप्लाई के तहत दिया गया करारा जवाब पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण का जवाब देते हुए भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में देश की प्रथम महिला सचिव और जमशेदपुर में जन्मी आईएफएस अधिकारी स्नेहा दुबे ने इसका जवाब दिया है। साल 2012 बैच की आईएफएस अधिकारी स्नेहा दुबे ने अपने जवाब में पाकिस्तान के पीएम को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों को उन्होंने दुनिया के मंच पर लाने और झूठ फैलाकर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान वही देश है जहां आतंकवाद स्वतंत्र है। अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए पीछे से वो आतंकवाद को प्रायोजित करता है। वो अपने यहाँ आतंकवाद को इस उम्मीद में स्वतंत्रता देता है कि वो अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे क्षेत्र और पूरी दुनिया को इसकी इन्हीं नीतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरे देश में भारत का परचम लहराने वाली स्नेहा दुबे का बचपन झारखंड के जमशेदपुर में बीता है। दो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर आई हैं और इस बार जीत का दावा करते हुए चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है। सभी पार्टी के दिग्गज नेता जीत का दावा करते हुए लोगों के लिए काम करने की बात कह रहे हैं। वहीं 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए शाहजहांपुर में हमारे संवाददाता लोगों के बीच गए और उनसे उनकी राय जानी। जैसे कि हमारी आज प्राइम टीवी की टीम है खुदागंज की एक ग्राम पंचायत में पहुंची है। जैसे 2022 मिशन को लेकर जो आगाज है, लगातार जो कई पार्टियां हैं, दिग्गज पार्टियां, वो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। तो यहाँ के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे जानेंगे कि 2022 में किन को वोट करेंगे। इसके लिए हमारे साथ क्या नाम है आपका?
हमारा नाम मुंशीलाल है। मुंशीलाल, ये बताइए कि 2022 में जो चल रहा है उसको जी। आप किसको पसंद कर रहे हैं, किसको वोट करना हम चाहेंगे? पसंद उसको करेंगे, मतलब जो है हमारे यहाँ मतलब योगी जी हैं, मोदी जी हैं, हम्म, इन्होंने मतलब वो एक अपना मिशन चलाया है हम्म, कि जो हमारी गायें हैं गौशाला बनाई जाएंगी। हम्म, और उस गौशाला के अंदर हमने देखा है कि मतलब हम ड्राइवर आदमी हैं, हम्म, ऑल इंडिया मतलब चलते हैं, हम्म, हर जगह हमने गौशाला देखे हैं। और गाय हमारी मतलब जो है कहीं चारा खा रहे हैं, कहीं भूखी पड़ रही है, कहीं उनको पानी नहीं है, कहीं उनको चारा नहीं। मतलब ये मिशन क्या है? जैसे कि इसका हमारे मतलब भाई जो है, साहब ने बताया कि हाँ, हमें पार्टी है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनका एक कारण बनता है कि यहाँ पर जो है गौशाला नहीं है। गौशाला कारण है जिससे इनके जो खेत में फसल होती है वो गायें यहाँ पे चू लेती हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि क्या नाम है आपका? फिर जी ऐसे ये बताइए, 2022 मिशन जो चल रहा है तो इसमें आप बीजेपी को किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? बीजेपी को समर्थन तो देना चाहते हैं, लेकिन मुख्य कारण बहुत से है, जैसे कि गाय वाला, ये भी गाय फसल खा जाती है सारी, किसान का काफी नुकसान होता है। इस ये बहुत मुख्य कारण है। गौशाला बनवाई जाए, गाय की व्यवस्था की जाए, ऐसा कुछ प्रावधान दिया जाए। वैसे आप बीजेपी सरकार से कितने खुश हैं, कितने खुश हैं? कुछ तो कार्य तो बीजेपी सरकार ने काफी किए हैं। जितना हमें खुश होना चाहिए उतना जैसे खुश है। कि भाई साहब ने भी बताया कि बीजेपी सरकार है वो लगातार काफी कार्य अच्छे कर रहे हैं। 4.5 साल हो गए, जो अभी 75 साल आजादी के हो गए देश को, वो कार्य उन्होंने किसी अन्य पार्टी ने नहीं किए हैं, जबकि बीजेपी ने 4.5 साल में वो कार्य करे हैं। भाई 2022 को चुनाव जो चल रहा है, मिशन में किसको आप वोट करना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी को या? तो भैया हम मोदी जी को करना चाहेंगे। ऐसा क्या मोदी जी ने कर दिया है कि मतलब जो आप वोट उनको करना चाहें, क्या किया है? देश बनता है, देश के हित में। सिद्धार्थनगर के विकासखंड बरपुर में होम्योपैथिक हॉस्पिटल पूरी तरह से जर्जर हो गया है। अस्पताल में ना ही आने का रास्ता है और ना ही जाने का। जल निगम के जरिए बनाई गई बाउंड्री वॉल टूट गई है और इलाके के लोग बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह से मौन होती दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल में दवाएं और डॉक्टर तो हैं, लेकिन बीमार आए तो कैसे अस्पताल में मरीजों के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर और कर्मचारी को पीने के लिए पानी खुद घर से लाना पड़ता है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अस्पताल में न के खिड़कियों के दरवाजे तक लगे हैं और आज तक इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। पूरे मामले में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले को संज्ञान लिया। रास्ते में पानी भरा हुआ कीचड़ है, तो इसलिए हम लोग ईंटा जोड़वा दिए थे उसमें, उसी से मरीज भी आते थे, उसी से हम लोग भी आते थे। इसकी सूचना दी गई है वीडियो साहब को, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसका काम करा दिया जाएगा। अब मरीज के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, सब पता लगा जेंट्स हैं तो आ सकते हैं, लेकिन अगर लेडीज़ को लाना और मरीज हमेशा बीमार की स्थिति में होता, उसके लिए तो आवागमन अस्पताल तक होना चाहिए, यहाँ तक कि उसके गेट तक होना चाहिए कि सीधे मरीज को लाया जा सके। और यहाँ मैं उस अस्पताल का कई बार निरीक्षण किया हूँ और उस समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ और इस समस्या का उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया है उस समस्या के बारे में, और बरसात के बाद उसका निराकरण हो जाएगा और समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, इसके लिए आजमगढ़ बारिश का खामियाजा अब जिला अस्पताल के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। डिजिटल एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन खराब होने से मरीजों को निजी पैथोलॉजी पर जाना पड़ रहा है। दोनों मशीनों की जरूरत अब अस्पताल में सामान्य हो चुकी है। पेट संबंधित परेशानियों के लिए सोनोग्राफी तो हड्डी फ्रैक्चर होने पर डिजिटल एक्सरे की उपयोगिता होती है। मंडली जिला अस्पताल को बड़े अस्पताल के रूप में जाना जाता है। यहाँ इलाज को बेहतर सुविधा होने के कारण गांव की भीड़ संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं और एक आंकड़े मुताबिक रोजाना करीब 1500 लोग पहुंच रहे हैं। सोनोग्राफी मशीन डिजिटल एक्सरे रूम में भी पानी घुस गया है। ऐसे में मरीज को परेशानियां होने लगी है। एक तरफ हरियाणा सरकार आम लोगों को लॉकडाउन के बाद मुफ्त राशन वितरित कर रही है ताकि खास तौर पर गरीब लोगों के खान पान में किसी तरह की समस्या नहीं आए। वहीं दूसरी ओर डिपो मालिक अपनी मनमानी के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में न तो राशन दे रहे हैं और सरकार की ओर से निर्धारित राशन भी आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इस मामले की शिकायत जब खाद्य और आपूर्ति विभाग के बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने न केवल वल्लभगढ़
बल्कि फरीदाबाद के डिपो चलाने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की चोरी की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ डिपो मालिक आम आदमी के गेहूं में वहां पर भी कटौती कर देते हैं। पकड़ी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन बाद गेहूं देते हो? नहीं, पर्ची जैसे आज बनेगी 2 दिन बाद कह देंगे जी कल नहीं परसों बांटूंगा मैं। आज पर्ची बनेगी तो उसके बाद देता हूँ मैं आपको। सर, जो पर्ची है वो मशीन की बनती है या हाथ से पर्ची? नहीं, हाथ से बनती है वैसे। तो सरकार ने तो मशीन की पर्ची नहीं, कोई किसी के पास मैंने तो देखी नहीं अब तक। सरकार जो कहती है मैं उस चीज़ को ही नहीं कह रहा कि सरकार गलत कर रही है। मशीन से आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे, टोटल महंगर काउंट करके आपको पर्ची हाथ से बना के दे दी जाएगी कि भाई आपको 10 किलो गेहूँ मिलेगा, आप कल या परसों में आके ले जाओ। सर, उसकी मनमानी तो इसलिए सामने आ रही है, वो हर किसी के साथ ही ऐसा करता है। टाइम देता है, उस टाइम पे मतलब गेहूं नहीं देता है बिल्कुल भी, और अगर जाते हैं ज़्यादा टाइम लग जाएगी तो बोल रहा सर्वर डाउन हो चुका है। किस तरीके से घर अंगूठा वो किस तरीके से लगवाता है? जो मशीन होती है इनके पास जिसमें आधार कार्ड नंबर लिखा होता है, तो उससे जो आज जिस भी बंदे का आधार कार्ड लेगा उसका अंगूठा लगाया जाता है। उसके बाद वो टाइम देता है कि मतलब 2 दिन बाद 3 दिन में गेहूँ बटेंगे। उसके बाद भी वो कुछ जवाब कार्रवाई नहीं होती उसके ऊपर भी। ये मई 2021 से लेके दिवाली तक, नवंबर महीने 2021 तक प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति अर्थात प्रति यूनिट के हिसाब से पूरे राज्य में और हमारे फरीदाबाद में भी फ्री दिया जा रहा है। आप अपना राशन जब भी ले रहे हैं तो आप अपना थंब लगा रहे हैं तो पूरी क्वांटिटी और रेट वो चेक करके लें। यदि कोई आपको रिसीट नहीं दे रहा है, पेपर रोल नहीं दे रहा है तो आप मत लें। पूरा नहीं दे रहा है तो अपने हक के लिए आप वहाँ पर कहें। और ये तो जागरूकता उन्हें भी लानी होगी और हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो इतनी कोशिश हर डिपो पर आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।